किसी ने सच ही कहा है कि जब तक तुम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे तब तक प्रतिस्पर्धा जीतना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। हाय गाइज, वेलकम, स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, पिछले लेसन से हमने शुरुआत की है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की। जी हाँ, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की, जिसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो हम पिछले लेसन में प्राप्त कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी का गद्य साहित्य है, इसकी वास्तविक शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी वास्तविक शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतेंदु युग से पहले गद्य साहित्य नहीं लिखा गया। जी हाँ, भारतेंदु युग से पहले भी गद्य साहित्य लिखा गया, जिसे हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य नाम दिया जाता है। प्रारंभिक गद्य साहित्य। अब हिंदी का जो प्रारंभिक गद्य साहित्य है उसको मैंने आपको बताया कि भाषा की दृष्टि से उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने? 4 भागों में। एक राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य, दूसरा मैथिली भाषा का गद्य साहित्य, तीसरा ब्रज भाषा का गद्य साहित्य और चौथा खड़ी बोली का गद्य साहित्य। ठीक है ना? तो ये सारी जो प्रारंभिक जानकारी है ये हालांकि हमने पिछले लेसन में भी प्राप्त कर ली थी। अब आपने पिछला लेसन नहीं देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन अवश्य दबा देना। और साथियों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की नियमित तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो ऐप है वरदान डिजिटल क्लासेस, उसमें रोज शाम को 8 बजे फ्री टेस्ट सीरीज होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण, काव्य शास्त्र, ये पाठ शामिल होता है। फ्री टेस्ट सीरीज है। आप बेझिझक वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहीं से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने लेसन की। तो देखो, जो भाषा की दृष्टि से 4 भागों में इसको विभाजित किया गया, तो आज जो पहला भाग है वो हम एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाकर ले चलूंगा। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य है वो क्या है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, हेडिंग बनाते हम। हेडिंग हमारा रहेगा राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य। ठीक है, राजस्थानी भाषा का जो गद्य साहित्य है उसकी चर्चा हम करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते हुए चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लंबा लेसन नहीं है, सीमित है, लेकिन जो है वहां से सटीक प्रश्न आते हैं और एक एक बिंदु मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा कि कहां से प्रश्न आने वाला है और क्या आपको इसमें समझना है। ठीक है ना? तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझते हुए चलिए। सबसे पहले राजस्थानी भाषा के गद्य साहित्य की हम बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य मुख्य रूप से या तो ऐतिहासिक, कैसे ऐतिहासिक, या फिर काल्पनिक। ऐतिहासिक या काल्पनिक जो कथाएं हैं उन कथाओं में उपलब्ध होता है ये, और उन कथाओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। नंबर 1 वचनिका। अब बताऊंगा क्या होता है। अपने हो सकता है नाम सुन भी रखा हो सकता है नहीं भी सुन रखा हो, लेकिन सारी चीज बिल्कुल जीरो से क्लियर करते हुए ले चलूंगा आपको। ओके, तो एक कौन सा? वचनिका, दूसरी ख्यात और तीसरी बात। तो इन 3 रूपों में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए एक एक बात मैं आपको स्पष्ट लिखकर क्लियर करूंगा। देखो, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि राजस्थानी भाषा का, आप अपने नोट्स आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य
साहित्य मुख्यतः ऐतिहासिक या काल्पनिक, ऐतिहासिक या काल्पनिक कथाओं में, ठीक है, राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य मुख्यतः ऐतिहासिक या काल्पनिक कथाओं में उपलब्ध होता है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया कि राजस्थानी गद्य का साहित्य है वो किस में, या तो ऐतिहासिक या काल्पनिक कथाओं में मिलता है और उसे कितने 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो एक भाग है वचनिका। क्या है? वचनिका, ठीक है। दूसरा है ख्यात, और जो तीसरा है वो तीसरा है बात, ठीक है। तो कितने 3 भेद इसके कर दिए गए, वचनिका, ख्यात और बात। अब ये क्या होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान देखना। प्रश्न पहला तो यही बन गया है इसमें, राजस्थानी गद्य साहित्य मिलता है वचनिका, ख्यात, बात, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं मिलता, अगर ऐसे अपोजिट कर दिया जाए तो फिर 3 बात तो ये रहेगी, कोई चौथा एक अलग डालेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं, वो ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक एक समझाता हूं कि वचनिका क्या होता है। देखो साहब, वचनिका क्या कहानी है वचनिका की। देखिए, वचनिका जो होती है इसमें प्राय ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं वो ऐतिहासिक घटनाएं शामिल की जाती हैं, किसमें? वचनिका में, ठीक है ना। तो क्या समझे इसमें, एक एक बिंदु चलो मैं लिखते हुए चलता हूं। इसमें प्राय ऐतिहासिक घटनाएं, इसमें प्राय ऐतिहासिक घटनाएं शामिल की जाती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं शामिल की जाती हैं। ओके, तो ये बिंदु हमारा क्लियर हो गया कि वचनिका में काल्पनिक या ऐतिहासिक। तो यहां हमें पता चला कि जो वचनिका है इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो शामिल की जाती हैं। एक बात ये, दूसरी विशेषताएं, इसमें देखो गद्य का जो प्रयोग है वो तुकांत रूप में मिलता है। किस रूप में? तुकांत रूप। वैसे जनरली हमने देखा है जो तुकांत है वो पद्य रचनाओं में मिलता है, लेकिन राजस्थानी का जो गद्य साहित्य है वचनिका, ध्यान रखना, कौन सा? वचनिका। वचनिका में जो गद्य है ना वो किस रूप में? तुकांत रूप में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, ध्यान रखना। तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इसमें गद्य का प्रयोग, इसमें गद्य का प्रयोग तुकांत रूप में मिलता है। अब ये तुकांत रूप क्या होता है जानते हो? तो तुक प्लस अंत, जिसके अंत में तुकबंदी होती है ना, वो तुकांत। तो इसमें गद्य का प्रयोग है वो किस रूप में? तुकांत रूप में मिलता है। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। कौन सी विशेषता ध्यान रखना, वचनिका। जैसे जैसे आप अपर लेवल के एग्जाम देते हैं तो वहां पर सीधा प्रश्न वचनिका की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता ध्यान रखना है। ऐतिहासिक घटनाएं शामिल की जाती हैं, गद्य का प्रयोग किस रूप में? तुकांत रूप में मिलता है, ये ध्यान रखने की है ना। 2 बातें विशेष तौर पे ध्यान रख लेना और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहां बता देता हूं प्रमुख वचनिकाएं जहां से प्रश्न आते हैं।
प्रमुख वचनिकाएं कि प्रमुख वचनिकाएं कौन कौन सी हैं। देखो साहब गौर करना, वैसे तो बहुत सी वचनिकाएं हैं जो राजस्थानी गद्य साहित्य में लिखी गई, लेकिन विशिष्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ही मैं आपको यहां डिस्कस कर रहा हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी, अचल दास, नाम याद आया कुछ, खींची री वचनिका। ओके, क्या है, अचल दास खींचीरी वचनिका, नाम सुना होगा आपने। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अचल दास खींचीरी वचनिका। अब इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, अचल दास खींचीरी जो वचनिका है इसका समय क्या है, रचना काल क्या है। तो देखो पहला बिंदु इसमें हम बात करेंगे किसकी, रचना काल। तो अचल दास खींचीरी वचनिका है जिसका रचना काल 1425 ईस्वी है। ध्यान रखना कितने हैं, 1425 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। दूसरी बात, इसके लेखक कौन है, लेखक से प्राय प्रश्न ज्यादा आते हैं। अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है, तो शिवदास चारण इसके लेखक है। ध्यान रखना कौन है, शिवदास चारण। ओके, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शिवदास चारण। ओके, यस। तो इस तरीके से देखो पहली वचनिका आपको क्लियर हो गई। बताइए कौन सी, अचल दास खींचीरी वचनिका, इसको ध्यान रखना है। रचना काल 1425 ईस्वी ध्यान रखना है। और लेखक कौन है, शिवदास चारण इसके लेखक हैं। लेखक और रचना को विशेष तौर पे ध्यान रख लेना और कोई ज्यादा हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी इधर लिख देता हूं मैं। ओके, नंबर 2 दूसरी वचनिका है साहब राठौर। वैसे राठौड़ होता है, लेकिन यहां जो राजस्थानी भाषा है ना उसमें क्या, राठौड़। ठीक है ना, राठौर रतन सिंह री, राठौड़ रतन सिंह जी री वचनिका। यस, ये इसकी दूसरी वचनिका है, ये ध्यान रखनी है। और इसके रचना काल की अगर बात की जाए तो साहब इसका रचना काल रहा है 1658 ईस्वी। कितना रहा है, 1658 ईस्वी इसका रचना काल रहा है। और साहब बात करें इसके लेखक की, लेखक कौन है, तो इसके लेखक रहे हैं खीरिया जगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2 वचनिकाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बताओ कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 वचनिकाएं ध्यान रख लेनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा हेडक नहीं लेनी, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो क्या समझे, वचनिका क्या होती है, इसमें प्राय ऐतिहासिक घटनाएं शामिल होती हैं। एक बात, इसमें गद्य का प्रयोग तुकांत रूप में होता है। 2 बात, प्रमुख वचनिकाएं कौन कौन सी हैं, तो पहली वचनिका ध्यान रखनी है अचल दास खींचीरी वचनिका, जिसका समय क्या है 1425 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है, तो शिवदास चारण। दूसरी वचनिका की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दूसरी वचनिका है राठौड़ रतन सिंह जीरी वचनिका, और इसकी रचना काल है 1658 ईस्वी। और लेखक है कौन, खीरिया जगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, तो वचनिका में बस इतना सा ही ध्यान रखना है और कोई ज्यादा हेडक नहीं लेनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे बिंदु पे कि ख्यात की ओर। ठीक है ना, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पे आता है क्या, ख्यात। वचनिका के बाद में ख्यात क्या होता है ये चीज समझिएगा। अब ख्यात देखो ध्यान दो, जो ख्यात है इसका ख्याति से अर्थ लगा लीजिए, ख्याति, ख्याति प्रसिद्धि। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें किसी शौर्यपूर्ण जो घटना होती है, उस शौर्यपूर्ण घटना, अगर वीरता से युक्त जो ओजस्वी रचना है, शौर्यपूर्ण घटना है, उसका वर्णन होता है किसमें, ख्यात में।
ठीक है ना। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन वचनिका और शौर्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन ख्यात में, ठीक है। तो देखो पहला बिंदु क्या हो जाएगा, इसमें किसी शौर्यपूर्ण जो भी घटना होता है, इसमें किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। ओके, एक बात, इसमें किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है, इतनी सी बात है। अब यहां दूसरा बिंदु अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है, प्रसिद्ध ख्यात, तो नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा कौन सा, जो परीक्षा में ज्यादा ही पूछा जाता है खैर, और वो है साहब मुहणोत नैणसी री ख्यात। कौन सी? मुहणोत नैणसीरी ख्यात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहणोत नैणसीरी ख्यात ये तो काफी प्रचलित रही है साहब, ध्यान दो। इसका रचना काल क्या है, बात करते हैं किसकी, रचना काल की, कि इसका रचना काल क्या रहा है। तो साहब इसका जो रचना काल है वो 1665 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है? इसका रचना काल 1665 ईस्वी माना जाता है। फिर बात करें कि इसके रचनाकार यानी कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नैणसीरी ख्यात है, ये नैणसीरी ख्यात। तो इसके लेखक, जिसको नाम तो हम कह सकते हैं क्या, नयन सिंह, क्या कह सकते हैं, नयन सिंह, जिनको नैणसी नाम से जाना जाता है, नैणसी, नयन सिंह या फिर नैणसी, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब ये थे कौन, तो ध्यान रखना, राजस्थान में एक राज्य पड़ता है जोधपुर, तो साहब ये जोधपुर राज्य के दीवान थे, तो नैणसी का संबंध जोधपुर राज्य से था, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां क्या कह सकते हैं हम, जोधपुर राज्य के दीवान, ठीक है, जोधपुर राज्य के दीवान थे ये। तो देखो इतनी सी बात है, ख्यात में कोई दिक्कत नहीं है। ख्यात में किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, जो प्रसिद्ध ख्यात है, उस प्रसिद्ध ख्यात में आपको ध्यान रखना है मुहणोत नैणसीरी ख्यात, और नैणसीरी ख्यात है, इसका रचना काल 1665 ईस्वी रहा है। लेखक नैन सिंह नैणसी रहे हैं, जो कि जोधपुर राज्य के दीवान थे, ठीक है ना। इतनी सी बात है, कोई हेडक नहीं है, फालतू आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। फिक्स चीज ध्यान रख लो, इससे बाहर कोई प्रश्न वैसे नहीं आएगा, ठीक है। आगे चले, तीसरे नंबर पे जो हमने बात की, तो वो सब बात ही है। कौन है? बात। तो अब ये बात क्या होती है, बात की बात समझो। इसमें प्राय जो काल्पनिक और रोचक तथ्य होते हैं, उन काल्पनिक और रोचक जो तथ्य है, वृतांत कह सकते हैं हम, उनको प्रस्तुत किया जाता है किसमें, बात में। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, क्या, इसमें प्राय काल्पनिक, इसमें प्राय काल्पनिक एवं रोचक, काल्पनिक एवं रोचक वृतांत प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या समझे इसमें प्राय काल्पनिक और रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए जाते हैं। तीनों बात हमारे सामने आ चुकी हैं, कौन कौन सी, देखो ध्यान दो। सबसे पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सबसे पहले, वचनिका, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं शामिल होती हैं। दूसरी पढ़ी हमने ख्यात, इस ख्यात में शौर्यपूर्ण घटनाएं शामिल होती हैं। तीसरी है बात, और इस बात में काल्पनिक और रोचक तथ्य हैं वो आते हैं, वृत्तांत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि इसमें प्रमुख ख्यात कौन कौन सी हैं। प्रमुख ख्यात
तो देखिए यहाँ कुछ प्रमुख ख्यात हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक प्रसिद्ध रही है पाबूजी री बात, ख्यात नहीं, बात की बात है ना, बात चल रही है ना अपनी, तो पाबूजी री बात, एक तो ये है। नंबर 2, दूसरी देखो हाड़े सूरजमल री बात, दूसरी कौन सी है, हाड़े सूरजमल री बात, एक ये है साहब। तीसरी राव लूणकरण री बात, राव लूणकरण नाम है ये, री बात व्यक्ति का नाम है लूणकरण, और हाड़ा सूरजमल ये भी नाम ही है, कभी आप सोचो। नेक्स्ट राव के बाद में एक और प्रसिद्ध है, कौन सी, राणा उदय सिंह री बात। तो देखो ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो प्रसिद्ध रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज्यादा हेडक लेने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो बात इसमें प्राय काल्पनिक और रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, तो पाबूजी री बात ले सकते हो, हाड़े सूरजमल री बात ले सकते हो, राव लूणकरण री बात ले सकते हो, राणा उदय सिंह री बात ले सकते हो, इस तरह की ये बातें हैं। तो देखो इस तरह से हमने देखा वचनिका, ख्यात और बात तीनों हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब एक चीज देखना, आपको मैं विशेष तौर पे बता दूं कि राजस्थानी जो साहित्य है वो कहाँ लिखा गया। राजस्थानी साहित्य है ये या तो राजपूत जो राजा हैं, राजपूत राजाओं के आश्रय में, ठीक है ना, राजपूत राजाओं के आश्रय में एक बात, या फिर जैन मंदिरों में, किसमें, जैन मंदिरों में। तो देखो ये लिखा गया कहां, राजपूत राजाओं के आश्रय में लिखा गया या फिर जैन मंदिरों में लिखा गया। जैसे सिरोही साइड में देलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, इधर जैन मंदिर काफी हैं, ठीक है ना, जो राजस्थानी भाग में ही पड़ते हैं, तो वहां पर इसका ज्यादा ही मतलब एक वर्चस्व रहा था। तो राजपूत राजाओं के आश्रम में या जैन मंदिरों में लिखे गए थे क्या, ये जो गद्य साहित्य है ना, राजस्थानी साहित्य जिसको हम कह सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसकी जो भी अपन बात करें कि शैलियां, चाहे तो शैलियां ले लो, चाहे इसकी विषय वस्तु ले लो, ठीक है, इस पर कोई मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक चीज पर आधारित हो, ये नहीं है। शैलियां और विषय वस्तु है जो इसकी विविधता पूर्वक रही है। कैसी रही है, विविधतापूर्ण रही है, ऐसे आप कह सकते हैं। शैलियां और विषय वस्तु कैसी रही है, विविधतापूर्ण रही है। तो ये इतनी सी बातें हैं। तो ये था अपना राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि राजस्थानी भाषा का जो गद्य साहित्य वो किस तरह से, कैसे कैसे उपलब्ध होता है, हमें किन किन रूपों में उपलब्ध होता है, और ये 2-3 जो मुख्य प्रश्न हैं, रचनाओं से हैं या विशेषताओं से, ये हमें ध्यान रखने हैं। बस इतनी सी जानकारी रहती है। तो इस तरह से राजस्थानी साहित्य है जो हमारा राजस्थानी भाषा का जो गद्य साहित्य, जो कि पूर्व गद्य साहित्य के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये आज हमारा इसमें समाप्त होता है। वीडियो निस्संदेह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और टेस्ट सीरीज के लिए वरदान डिजिटल क्लासेज का ऐप है, वो अभी तुरंत ही इंस्टॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे मैथिली भाषा का जो गद्य है वो क्या है। थैंक यू।